हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एंटीजन के बारे में जाना। हमें जाना कि एंटीजन अलग अलग प्रकार के जो केमिकल पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। इस लेक्चर में हम एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी के बारे में अध्ययन करेंगे। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीवी कहा जाता है। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो ब्लड और अन्य जो ऊतकीय द्रव होते हैं उसमें एंटीजन का जब अटैक होता है बॉडी पर तो उसके द्वारा बनते हैं। ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होता है। शरीर में एंटीबॉडी सुरक्षा का कार्य करते हैं और बॉडी को विभिन्न प्रकार के जो रोगजनक होते हैं उनसे बचाने का कार्य करते हैं। एंटीबॉडी पदार्थ विशेष जो प्रोटीन होते हैं गामा ग्लोबुलिन उसके समान ही होते हैं, इसलिए प्रतिरक्षी को गामा ग्लोबुलिन नाम दिया गया है। WHO ने एंटीबॉडी को प्रतिरक्षा क्रिया के आधार पर इम्यूनोग्लोबुलिन यानी गामा ग्लोबुलिन तो है लेकिन ये इम्यून सिस्टम से संबंधित है, इसलिए इनको इम्यूनोग्लोबुलिन IG नाम दिया। हम स्ट्रक्चर की बात करें एंटीबॉडी की तो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं और इनका जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है और ये श्रृंखलाएं जो होती है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स द्वारा जुड़ी रहती है। श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन यानी L चेन और दूसरी होती है हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन यानी H चेन। लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे हल्की पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलते हैं, ये एक जोड़ी होती है और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लगभग 22,000 से 25,000 तक होता है और एक श्रृंखला के जो अंतिम सिरा होता है उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। इस सिरे को एमिनो टर्मिनल कहते हैं और इस सिरे से ही जो एंटीजन होता है वो बाइंड होता है। दूसरी जो चेन है दूसरे प्रकार की वो है बारी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे H चेन भी बोलते हैं। ये भी एक जोड़ी होती है और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लगभग 50,000 से 55,000 होता है। ये चेन्स अलग अलग प्रकार के जो एंटीबॉडीज होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की होती है, यानी इनमें जो एमिनो एसिड्स के जो सीक्वेंस है वो अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी में अलग अलग प्रकार की होगी। इस श्रृंखला पर C एंड पाया जाता है। C का मतलब होता है कार्बोक्सिल टर्मिनल और इस चेन से एंटीजन बाइंड नहीं होता है। प्रत्येक जो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है उसके 2 खंड होते हैं, एक तो कांस्टेंट सेगमेंट जिसे FC कहते हैं और दूसरा वेरिएबल सेगमेंट जिसे FAB कहा जाता है। जो कांस्टेंट सेगमेंट या स्थिर खंड होता है इसमें एमिनो अम्लों का एक विशिष्ट अनुक्रम एक प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन में स्थिर रहता है, यानी एक पर्टिकुलर प्रकार के जो एंटीबॉडी होंगे उनमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस एक पर्टिकुलर प्रकार का होगा। दूसरा जो वेरिएबल सेगमेंट है परिवर्ती खंड, इसमें एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो चेंज होती रहती है और यह एंटीजन बंधन खंड का वह भाग है जो पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बंध बनाने के लिए विशिष्टीकृत होता है। यानी अलग अलग प्रकार के लिए जो अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो वेरिएबल सेगमेंट होता है परिवर्ती खंड वो अलग अलग प्रकार के एंटीजन के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। 2 खंड जो कांस्टेंट और परिवर्ती खंड है वो मिलकर एक मॉलिक्यूल इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं।
ये जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की, उनमें दो प्रकार के डाइसल्फाइड बन पाए जाते हैं। एक तो इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि प्रत्येक परिवर्ती खंड में, वेरिएबल खंड में, और तीन तीन प्रत्येक कांस्टेंट खंड में ये बंद लूप बनाते हैं। और प्रत्येक लूप एक डेंस रिंग बनाता है, वलय बनाता है, जिसे डोमेन कहते हैं। दूसरा क्या है, इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये एल श्रृंखला और एच श्रृंखला के मध्य, यानी जो लाइट चेन और हेवी चेन होती है उनके मध्य, या दो हेवी चेन्स के मध्य होते हैं। एक चेन का जो कांस्टेंट सेगमेंट है, स्थिर खंड, वह पहले और दूसरे के मध्य का क्षेत्र हिंज रीजन बनाता है। ये जो हिंज रीजन है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है, ये इसकी लाइट चेन है, जिन्हें एल चेन कहते हैं। ये दो है एल चेन। और ये जो रेड कलर की जो है स्ट्रक्चर, वो है हेवी चेन या एच चेन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है, इधर वाला सेगमेंट, ये वेरिएबल सेगमेंट है, जिसे एफ ए बी बोलते हैं। एफ ए बी यहाँ से यहाँ तक का। और दूसरा है एफ सी, जो कांस्टेंट है। ये जो एफ ए बी वाला सेगमेंट है, जो कि परिवर्ती होता है, अलग अलग प्रकार के एंटीजन में अलग अलग प्रकार का होता है, ये एंटीजन से बाइंड करने का कार्य करता है। एंटीजन इस सेगमेंट से ही बाइंड होगा, जबकि ये जो कांस्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का, ये एक प्रकार के जो एंटीबॉडीज होते हैं उनमें निश्चित होते हैं। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है कि इंट्राचेन, जो कि लाइट चेन और हेवी चेन्स के मध्य ही में, उनमें अपने अपने जो एरिया है उनमें पाए जाते हैं। और दूसरा होता है इंटरचेन, जो दोनों के बीच में दो प्रकार की चेन्स, चाहे लाइट और हेवी हो, चाहे दो हेवी हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो इंट्राचेन होते हैं, यानी एक ही चेन के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये एक तरह से लूप बनाते हैं, इस प्रकार के डोमेन बनाते हैं। ये डोमेन है। तो दो तो यहाँ पे हैं, दो इस लाइट चेन पे, दो इस लाइट चेन पे, और जो हेवी चेन है उस पे 1 2 3 4 प्रकार के ये डोमेन होते हैं। यहाँ पे जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हिंज रीजन, जो कि फ्लेक्सिबल होता है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल का। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना है ये, जैसा कि हम देख रहे हैं, जिसमें 2 लाइट है और 2 हेवी है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की। प्रतिरक्षी जो होते हैं एंटीबॉडी, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल और एक्वायर्ड। नेचुरल एंटीबॉडीज शरीर में स्वयं बनते रहते हैं, और ये जो क्या होते हैं कि जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। जो आनुवंशिक संरचना होती है जीवों की, उनके अकॉर्डिंग ये एंटीबॉडीज बनते हैं। और जो एक्वायर्ड होते हैं, उपार्जित, ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी शरीर में स्वतः उत्पन्न होते हैं, और प्रतिजन जब बॉडी में एंटर होते हैं एंटीजन, तब इनका निर्माण होता है। उसका बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जो एंटीबॉडीज है उनका वर्गीकरण। तो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं एंटीबॉडीज, उनको 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है।
एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जिसे IgG बोलते हैं, दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन ए, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन डी और इम्यूनोग्लोबुलिन ई। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी की। ये मेन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सीरम में पाया जाता है, और कुल इम्यूनोग्लोबुलिन का लगभग 80% भाग ये बनाता है। इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर, वो गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है उसके समान ही होती है, जिसके बारे में भी हमने देखा कि इसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाएगी, जिसमें 2 लाइट और 2 हेवी होती है। और इसका जो मोलिकुलर वेट है वो करीब 1.5 लाख होता है। दूसरे जो एंटीबॉडी मोलिकुल होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, उसकी तुलना में हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसकी मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इम्यूनोग्लोबुलिन जी में कम होती है। सीरम में इसकी क्वांटिटी जो होती है, कंसंट्रेशन, वो करीब 8 से 16 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जी, ये एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो कि मदर के शरीर से प्लेसेंटा द्वारा जो विकसित हो रहे हैं शिशु में ट्रांसफ़र होता है, और जो बच्चा होता है नवजात, उसको नेचुरल निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि नवजात शिशु में ये पर्याप्त मात्रा में इसका निर्माण नहीं होता। इम्यूनोग्लोबुलिन जी लगभग सभी प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, उदासीकरण, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन आदि। दूसरा जो प्रकार है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का लगभग 10 से 13% भाग बनाते हैं, और इनका जो सामान्य सीरम स्तर होता है वो 0.6 से 4.2 मिलीग्राम पर ml होता है। ये जो एंटीबॉडी है आंसू, लार और कोलेस्ट्रम आदि में पाए जाते हैं। इनका मोलिकुलर वेट होता है लगभग 1,60,000, और इनके जो अवसादन गुणांक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, वो 7s होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक स्ट्रक्चरल यूनिट पाई जाती है जिसे टी या परिवहन टी या 7s भाग कहते हैं। टी भाग के द्वारा 2 इम्यूनोग्लोबुलिन ए के अणु अपना जो कांस्टेंट क्षेत्र होते हैं FC, उस क्षेत्र से ये जुड़े रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए का जो मोलिक्यूल होते हैं वो डाइमर बनाते हैं। डाइमर का मतलब 2 मोलिक्यूल आपस में अटैच रहते हैं। इसके अलावा एक और पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसे जेन चेन कहते हैं, वो भी इस एंटीबॉडी में पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए में। और जे चेन का जो सिक्रेशन होता है वो लसिका कोशिका करती है। ज़्यादातर जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है उसको की जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो सिक्रेट करती है, और ये एंटीबॉडी मेनली क्या है कि सिक्रेशन में और जो श्लेष्मा सतह होती है वहाँ पाई जाती है, जहाँ ये क्या करते हैं कि एक प्रकार का एंटीबॉडी पेस्ट बना लेते हैं। जैसे श्वसन तंत्र जो होता है और इंटेस्टाइन में प्रवेश करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं, ये इसी प्रकार के एंटीबॉडी पेस्ट जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए से बने होते हैं, उसके द्वारा एंटीजन जो एंट्रो होते हैं उनको नष्ट करते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का ये 5 से 8% भाग बनाते हैं। जो सामान्य स्तर होता है सीरम में, इनका होता है 0.5 से 2 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। ये एक भारी अणु के रूप में होता है जिसका मोलिकुलर वेट लगभग 9 लाख होता है, और उनका अवसादन गुणांक जो होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, वो भी 19s होता है। ये भारी इसलिए होता है क्योंकि ये
5 अणुओं से मिलकर एक पॉलीमर के रूप में या बहुलक के रूप में पाया जाता है। यानी एक ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 5 मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, जिसमें से प्रत्येक अणु में 2 हल्की व 2 भारी श्रृंखलाएं पाई जाती है। और ये पॉलीमराइजेशन जो होता है इनमें जो जे चेन होती है उस पर डिपेंड करता है, और इसी वजह से ये 5 मॉलिक्यूल से बने, इसलिए ये 5 एंटीजन से बाइंड होने की क्षमता रखते हैं। और ये जो एंटीबॉडी है ये एम्ब्रियो में या भ्रूण में उत्पन्न होते हैं और प्लेसेंटा द्वारा ये ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। इनका जो जीवन काल है इम्यूनोग्लोबुलिन का वो कम होता है और संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, जिसे IgD बोलते हैं। इसकी जो संरचना है वो भी जी के समान है और इनकी जो सांद्रता है सीरम में वो लगभग 3 मिलीग्राम पर मिलीलीटर होती है। इनकी जो हाफ लाइफ है वो 3 दिन होती है और मोलिकुलर वेट लगभग 1,80,000 होता है। और उनका जो औसतन गुणांक है वो भी 7S होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर पाए जाते हैं तथा एंटीजन को पहचानने का कार्य करते हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। कोशिका से लगे हुए इम्यूनोग्लोबुलिन डी और एम का उसके विशिष्टीकृत एंटीजन से बंधन बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है प्रकार वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इसका आणविक भार लगभग 1,90,000 होता है और इनकी जो अर्धायु होती है हाफ लाइफ वो 2 दिन होती है। संरचना में ये भी इम्यूनोग्लोबुलिन जी के समांतर रखते हैं और इनका जो नॉर्मल सीरम लेवल होता है वो 0.00004 मिलीग्राम पर मिलीलीटर होता है। लेकिन ये दमा या हे फीवर या एक्जिमा की कंडीशन में इनका स्तर बढ़ जाता है। और बच्चों की बात करें तो जब इंटेस्टाइन में पैरासाइट होते हैं परजीवी, तब भी इन सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन ई का स्तर बढ़ जाता है। ये एंटीबॉडी सामान्यतः रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल जो पाथवे होते हैं, जो मार्ग होते हैं, उसकी भीतरी सतह पर प्रमुखतः इम्यूनोग्लोबुलिन प्रमुखतः पाए जाते हैं और ये आंतरिक परजीवी और दूसरी जो डिजीज है उसके लिए इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। इस डायग्राम में हम विभिन्न प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबुलिन हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, ये ए होता है, ये डाइमर के रूप में होता है, जैसा कि हमने अभी देखा था, जाना था। इसमें क्या होता है कि 2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंटीबॉडी के वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। जो डी होता है इम्यूनोग्लोबुलिन डी वो सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। जो ई होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई वो भी सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है और जो एलर्जिक रिएक्शन होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो प्लाज्मा सेल्स द्वारा सीक्रेट होता है और ये मदर से शिशु में ट्रांसफ़र होता है प्लेसेंटा द्वारा और इसका स्ट्रक्चर भी एक सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में होता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे
कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन एम के 5 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। इसी वजह से ये 5 एंटीजन के साथ एक साथ बाइंड हो सकता है। तो ये सामान्य संरचना जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी की है उसको हमने देखा, और ये एंटीजन के साथ बाइंड होके रिएक्शन करके और शरीर की रक्षा करने का कार्य करते हैं।